Good morning, sir. I am Yograj from ECI. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। थोड़ा सा मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। इन्फेक्शन है। ओके 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 सर, स्वरूप साहब अभी दो या 5 मिनट में ज्वाइन करेंगे। जी। अ, आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। अच्छा, और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करेंगे अभी, कर रहे अच्छा। हैं मतलब। ठीक है सर। तो कैन आई शेयर माय प्रेजेंटेशन? गुड मॉर्निंग। इस पे आ जाओ। हम्म, तो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर मनीष मुदगल फ्रॉम एम आई ऑडिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, 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 sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. या Yes, sir. Audible. आई एम Good सॉरी, morning. आई एम थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, but I would like to thank you all for joining this particular meeting. Respected Dr. P.R. Swaroop, uh, Director General CIDC, and Dr. J.S. Chauhan, my director, Dr. Pillad Bhaskar, and friends from Engineering Council of India. अच्छा, मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। Is it visible? Is it Yes, sir. visible? Yes. ये यस आपको सर, दिख रहा Visible, है? sir. यस सर, यस सर, विजिबल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक फ्लैश बेस्ड एडवांस सीमेंट फ्री जियोपॉलीमर कंक्रीट और रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। सो आई एम डॉक्टर मनीष मुदगल। Basically, I am civil engineer and ME PhD environmental engineering and chief scientist and heading the Sustainable Construction Materials Division at एम्प्री भोपाल। फ्रेंड्स, मैं जो आई एम ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ अरे एशियन यार, स्क्वायर। आप दूर पढ़ने के बाद छोड़ जी हाँ। तो मैं दिस इज अ न्यू कंक्रीट अदर देन आवर सीमेंट कंक्रीट। सो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। Friends, this concrete is the largest man-made material utilized by the mankind. Concrete जो होता है अपना, so everybody is civil engineer. I can understand that it is 20 to 30% we are using binder material. 50 to 60% we are using coarse and fine aggregate. एंड कन्वेंशनली पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में वी आर यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज ए बाइंडर। फ्रेंड्स, एक अगर इफ यू जस्ट सी दैट ये एक दिस सीमेंट प्रोडक्शन, तो 1 टन बाइंडर जब एक टन सीमेंट बनाते हैं, दैट रिक्वायर्स दैट प्रोड्यूसेस अराउंड 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। To save the environment, we have done some experimentation that we can develop some directly 100% cement free concrete. Friends, अगर अपन इसमें देखें तो कन्वेंशनल सीमेंट जो होती है दैट इज एनर्जी इंटेंसिव and natural resources are required for the production of cement.
1450 degree centigrade is the minimum temperature required for the cement production. And 1 ton of clinker produces around 1 ton of carbon dioxide. एंड हमारा अगर देखें तो सीमेंट प्रोडक्शन रिजल्ट्स फॉर 8% ऑफ वर्ल्ड CO2। तो आप देखिए इट इज एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस एज वेल एज ये प्रोसेस जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग सीमेंट प्लांट से भी होंगे, ऑल आर एग्री विथ मी। दिस पर्टिकुलर सीमेंट जो होती है, एक तो 1450 डिग्री सेंटीग्रेड को बनाने के लिए कोल का यूज करते हैं एंड इट्स वेरी हाईली एनर्जी निकलने के बाद इसमें से CO2 का बहुत ज्यादा निकलना होता है। फ्रेंड्स, हमारे हिंदुस्तान में जितनी सीमेंट बनती है उतनी ही अराउंड हमारी ऐश निकलती है। आई एम सॉरी, मेरा जरा थ्रोट इन्फेक्शन है आज, तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में 232 मिलियन टन फ्लाई जनरेट होती है। दिस जो फ्लाई होती है ये हमारे इंडिया में अभी 200 थर्मल पावर प्लांट्स हैं और उनसे 232 मिलियन टन फ्लाई जनरेट होती है। इंडिया में अराउंड 250 टू 280 मिलियन टन सीमेंट प्रोडक्शन होता है। फ्रेंड्स, अभी सीमेंट जो है 1 टन दिस सीमेंट में जो बनाने के लिए ऑल इंग्रेडिएंट्स आर फ्रॉम बाय मदर अर्थ। हमारी मदर अर्थ से जितना अपना लाइमस्टोन है और क्ले और ये सब यूज होता है। ये फ्लाई जो होती है, दिस फ्लाई इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लासी एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्लाई इज बीइंग जनरेटेड इन इंडिया। अगर हम 2021 का डेटा देखें तो 232 मिलियन टन्स ऑफ फ्लाई एश बीइंग जनरेटेड इन इंडिया बाय 200 थर्मल पावर प्लांट्स। अगर हम इसको अगर अपन इसको और प्रिडिक्टेड वैल्यू देखें तो फ्रेंड्स 2030-31 में वी आर गोइंग टू जनरेट अराउंड 600 मिलियन टन्स ऑफ फ्लाई एश इन इंडिया। अब आप देखिएगा कि ये जो 600 मिलियन टन्स फ्लाई एश आ जाएगी तो ये करीब सीमेंट प्रोडक्शन से डबल हो जाएगी। इतनी फ्लाई एश अगर हम इंडिया में जनरेट करते हैं तो इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये फ्लाई एश जो होती है इसको अगर हम फ्रेंड्स अगर हम रिवर में चली जाती है तो पॉल्यूशन होता है, वाटर में चल जाती है तो मीन्स एयर में चल जाती है तो पॉल्यूशन होता है, और ग्राउंड वाटर में डालते हैं तो पॉल्यूशन होता है। सो वी हैव टू सेव दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो इसके लिए हमको जरा माइंडसेट अपना चेंज करना है। आज की तारीख में हम लोग पूरे वर्ल्ड में सीमेंट एज ए बाइंडर यूज कर रहे हैं। तो एक टर्म है दैट इज कॉल्ड जियो पॉलीमर। अगर हम फ्लाई को डायरेक्टली एज ए बाइंडर मटेरियल बना लें तो हम उसको पूरे वर्ल्ड में एक नया सिनेरियो ला देंगे कि वी हैव ए अल्टरनेटिव बाइंडर टू सीमेंट। अभी आप सभी जानते हैं कि ये पर्टिकुलर सॉरी ये जो सीमेंट है इसमें हम अराउंड 15 to 35% फ्लैश को ऐड करते हैं। अब जब हम फ्लैश PPC बनाने के लिए ऐड करते हैं, लेकिन
क्या हम 100% फ्लाई ऐश से सीमेंटिशियस मटेरियल बना सकते हैं? सो यस वी कैन। फ्रेंड्स, मैंने थर्मल पावर प्लांट सारनी से 21 टन ऑफ फ्लाई ऐश लेके आया हूं। जब हमने उस फ्लाई ऐश को एनालाइज किया तो फ्रेंड्स उसमें सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड मिला। अब हमारा आईएस कोड कहता है कि अगर सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड तीनों मिला के मोर देन 70% हो तो ये पर्टिकुलर फ्लाई जो है वो सॉरी ये क्लास एफ फ्लैश कहलाती है। इस क्लास एफ फ्लैश को हम अ, अभी सीमेंट में मिक्स कर रहे हैं। अगर हम इससे डायरेक्ट बाइंडिंग मटेरियल बनाएं तो हमने इसको पूरी तरह से एनालाइज किया। इसमें क्वार्ट्स है, मुलाइट है, हेमेटाइट है, सिल्यूमिनाइट है। इसके हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पार्टिकल साइज भी बहुत कम होता है इसका। देन इसके एफडीआईआर एनालिसिस भी किया आपने, डिफरेंस फेजेस देखे। तो हमने इसको पता किया कि इस तरह की एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड जियोपॉलीमर। ये ग्रीन मटेरियल है। वाई? क्योंकि एक प्रोफेसर डेविड ओविट फ्रांस में है, उनने एक टर्म दिया जियोपॉलीमर। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी सिलिको एल्यूमिनस मटेरियल को अल्कलाइन एक्टिवेटर में मिला दें तो फ्रेंड्स ये एक तरह का बाइंडर बन जाता है। दिस पर्टिकुलर बाइंडर को उन्होंने नाम दिया जियोपॉलीमर। ये पॉलीमर नहीं है, ये इट्स अ जियोलॉजिकल ओरिजिन मटेरियल को अगर हम किसी अल्कली से एम्बिएंट टेम्परेचर रिएक्ट कर दे तो एक SiO बॉन्ड बनता है। फ्रेंड्स, ये सीमेंट केमिस्ट्री से जस्ट उल्टी केमिस्ट्री है। इसमें पानी को जितनी जल्दी उड़ाएंगे उतनी जल्दी स्ट्रेंथ आएगी। तो इसमें सॉलिड डिसोसिएशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, जेलेशन होता है और सेटिंग एंड हार्डनिंग होता है और सॉलिड स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट जेल होता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें इसकी केमिस्ट्री के अंदर अपन जाएंगे तो इसमें पॉलीसिलिकेट डाइसैलिक्सो पॉलीसिलिकेट डाइसैलिक्सो साइलेट साइलेक्सो बनते हैं। अगर उनको रॉ मटेरियल अगर पता करें तो इस पर्टिकुलर मेथड में फ्रेंड्स हमें अल्कलाइन एक्टिवेटर को फ्लैश में अगर मिलाएं और कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट जो सेम हमारे सीमेंट में लगते हैं वो लें और अगर उसमें पानी मिला के हम एक मटेरियल तैयार करें दैट इज कॉल्ड एज जियोपॉलीमर कंक्रीट। फ्रेंड्स, ये जो है इसकी अगर केमिस्ट्री हम देखते हैं तो सीमेंट बनने में लाइमस्टोन और क्ले को 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और उसमें जिप्सम मिलाते हैं तो क्लिंकर से दैट सीमेंट बनता है। अब सीमेंट में वाटर मिलाते हैं तो CSH जेल बनता है। सॉरी, ये पर्टिकुलर मेथड में अगर एल्यूमिनोसिलिकेट मटेरियल है और उसमें हमने अल्कलाइन एक्टिवेटर सॉल्यूशन मिलाया तो दैट एट 35 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड एट एम्बिएंट टेम्परेचर और स्लाइटली हायर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे एक ऐसा सीमेंटिशियस मटेरियल बन जाता है दैट इज कॉल्ड सीमेंट फ्री मैट्रिक्स। इसमें से 83% लेस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बॉस? मैं Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yeah. Very fine. आई एम सो Audible. सॉरी, मेरा गला खराब है थोड़ा, बट प्लीज बियर विथ मी। दिस अल्कलाइन एक्टिवेटर्स को रिएक्ट करने के बाद एक 3D नेटवर्क बनता है और दैट पर्टिकुलर 3D नेटवर्क इज
responsible for strength development. Friends, इसमें ये अगर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हमें देखते हैं तो ये पर्टिकुलर कंक्रीट जो होता है ये रेजिस्टेंट टू सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग होता है। इसमें क्यूरिंग नहीं लगती। ये कंक्रीट जो है इसमें क्यूरिंग नहीं लगती। इसकी एक और क्वालिटी मिली है हमें, इसकी स्ट्रेंथ हायर टेम्परेचर पे ज्यादा होती है। ये केमिकल रेजिस्टेंट होता है। इसकी लो श्रिंकेज होता है, लो थर्मल एक्सपांशन होता है और लो क्रीप होता है और ड्यूरेबिलिटी इसकी एक्सेलेंट है। वही आई विल टेल यू, हम इंजीनियर्स से जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि सेइंग इज बिलीविंग। मैंने 2014 में अपने कैंपस में एक छोटी सी रोड डाली थी। फ्रेंड्स, ये इसको सब बेस बनाया था मुरम से, और मुरम से सब बेस बनाने के बाद में हमने इस पे डायरेक्टली विदाउट रीइंफोर्समेंट हमने एक ये कंक्रीट डाली। फ्रेंड्स, ये कंक्रीट जब हमने डाली तो हमें दैट पर्टिकुलर टाइम वी वर फेसिंग द सीवियर वर्केबिलिटी इशू। इस पर्टिकुलर कंक्रीट में वर्केबिलिटी वॉज वेरी मिनिमल, जीरो, अराउंड 30 mm स्लम से हम ज़्यादा नहीं कर पाए। बट इसको हमने 2014 में, आज से 12 साल पहले मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था अपने कैंपस में। सी फ्रेंड्स, ये जब हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया तो इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ वर्केबिलिटी, but the strength was more than 35 MPa. Flexural strength 4 MPa. And इसमें मैंने 18 मीटर क्यूब कंक्रीट डाली थी और अराउंड 8 टन्स ऑफ फ्लाई ऐश यूज की। 100% सीमेंट फ्री मैट्रिक्स। इस पर्टिकुलर कंक्रीट को डालने के बाद till now we have done the post performance studies. इसकी स्ट्रेंथ आज की तारीख में 41 MPa है। इसके कोर कट करके हमने सैंपल्स निकाले। दैट मीन्स जियोपॉलीमरिक रिएक्शंस जो है टाइम के साथ स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। देन फ्रेंड्स, ये 14 दिन में हमने इस पे एम्बियंट एटमॉस्फेयर में रख के देर इज नो वाटर क्यूरिंग रिक्वायर्ड, इस पे हमने व्हीकल चलाई। देन इस पे मैंने अभी तक फ्रेंड्स मैंने 30 एमटेक करा चुका हूँ, 6 PhD करा चुका हूँ। 2017 में अगेन एक बड़ा लैब टू लैंड डेमोन्स्ट्रेशन किया एम्स भोपाल में। वहाँ RM800 का प्रयोग किया। यहाँ हमने एक एम्स भोपाल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भोपाल में, इसमें मिनिमल रीइंफोर्समेंट डालते हुए एक अराउंड 23-24 मीटर का स्ट्रेच हमने ले किया पैरेलल टू सीमेंट कंक्रीट रोड। और ये समय पे हम इसका स्लम्प अराउंड 150 mm स्लम्प तक हम लोग डेवलप कर पाए विद ए सुपर प्लास्टिसाइजर। इसके बाद फ्रेंड्स इसको ट्राइमिक्स से फिनिश किया और इस रोड को भी पोस्ट परफॉर्मेंस स्टडीज हमने देखी। और फ्रेंड्स, आई एम ग्लैड टू शेयर दैट कि ये पर्टिकुलर रोड के इज लेड ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट। आप ये कोर देख रहे होंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर ये पूरी टॉपिंग की गई हार्डली 110 mm की,
और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एडॉप्ट करने के बाद में 2017 से आज करीब 9 साल हो गए। एवरी ईयर वी यूज टू वॉच इट दैट पर्टिकुलर, और अभी भी हमने इसको वॉच किया है, इसके पोस्ट परफॉर्मेंस स्टडीज निकाले हैं। तो मिनिमल क्रैक्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर रोड, और 24 आवर्स ट्रैफिक इस पे चल रहा है। फ्रेंड्स, इसके लिमिटेशन इस कंक्रीट के होते हैं। लो वर्केबिलिटी, टेम्परेचर मिनिमम रिक्वायर्ड इसमें 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है, और ट्रेंड मिल पावर लगता है, बिकॉज वी हैव टू हैंडल दी बल्क अल्कलाइन एक्टिवेटर्स। फ्रेंड्स, जितने सीमेंट कंक्रीट के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इस पर्टिकुलर कंक्रीट के सेलिएंट फीचर्स ये हैं कि ये पर्टिकुलर कंक्रीट हम बल्क यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लैश कर सकते हैं। इसमें ऑक्यूरिंग नहीं लगती, कन्वेंशनल मशीनरीज लगती है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी विद स्ट्रेंथ इन 7 डेज में अराउंड 30 to 40% स्ट्रेंथ आ जाती है। 14 डेज में अराउंड 70% स्ट्रेंथ आ जाती है, 70 to 80% स्ट्रेंथ। और इस पर्टिकुलर कंक्रीट पे मुझे 4 यूएस और 4 इंडियन पेटेंट ग्रांट हुए। फ्रेंड्स, इसको हमारे जो लोकल न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था कि फ्लाई से बनी सड़क सीमेंट से ज़्यादा मजबूत। ये एम्स भोपाल में आज भी 24 आवर्स इस पे ट्रैफिक चल रहा है, और फ्रेंड्स इसकी स्ट्रेंथ हर साल 0.2 to 0.3 एमपीए बढ़ जाती है। इससे पेवर ब्लॉक्स भी बना सकते हैं आप, हाई स्ट्रेंथ पेवर ब्लॉक्स विद 60 mm थिकनेस। इससे हमने एक स्ट्रक्चर भी बनाया अपनी लैब में, छोटा सा। और दिस स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर छोटा सा दिख रहा है आपको, 2011 में बनाया। आज 15 साल हो गए इसको पोस्ट परफॉर्मेंस स्टडीज किया इसकी। फ्रांस में प्रोफेसर डेविड ओविड ने इस स्ट्रक्चर को बताया कि ये वर्ल्ड का सबसे पहला जियोपॉलीमरिक कास्ट इन सिटू स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर को देखने के लिए आईआईटीज, आईआईएससी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग भोपाल, एमप्री भोपाल आते हैं, और इसकी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से हम हर साल स्ट्रेंथ निकालते हैं। और आई एम ग्लैड टू शेयर दैट इसकी स्ट्रेंथ M30 के बराबर है, और डे बाय डे बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, ये नटशेल में मैं बताऊं, ये पर्टिकुलर वर्क से मैंने अभी तक जो भी काम किया, उससे इसकी अपस्केल्ड लेवल में प्रोसेस डेवलप कर ली गई है, और ये नो हाउ इज रेडी फॉर ट्रांसफर टू एनी ऑफ द इंडस्ट्रियल पार्टनर। इसको 2 लोगों को ट्रांसफर किया हुआ है, पर हमारा और कहना है कि इट इज अवेलेबल फॉर नो हाउ ट्रांसफर नाउ। अगर कोई आपके क्वेश्चन आंसर है तो मैं उसको पहले देना चाहूंगा, उसके बाद मैं ये रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट पे अपना उद्बोधन दूंगा। तो मैं अपने आपके सीआईडीसी के और ईसीआई के फ्रेंड से कहूंगा कि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी। सॉरी फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। फ्रेंड्स, Yes, sir. तो Yes, sir. अभी यस सर, यू आर अभी ऑडिबल। कोई लोग इस पे क्वेश्चन करना चाहते हैं, सीमेंट फ्री कंक्रीट पे? युवराज जी?
So what is the density of this concrete, cement-free concrete? ये डेंसिटी स्लाइटली हायर देन सीमेंट कंक्रीट, अराउंड 24 to 2500 kg per centimeter square. And sir, what is about sir costing? Is it cheaper than cement? गुड क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका अभी कॉस्टिंग एट द लैब लेवल, बिकॉज अभी हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं और सेमी पायलट प्लांट लेवल तक हैं, इसका आरएमसी ट्रायल इज हैज टू बी डन, बट एट लैब लेवल हम कह सकते हैं सीमेंट कंक्रीट सिमिलर ग्रेड के हिसाब से ये अराउंड 20%, 15 to 20% कॉस्टली पड़ता है। क्यों पड़ता है? बिकॉज हम लोग जो केमिकल खरीदते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 टन, 2 टन, 5 टन, पर केमिकल के भाव जैसे अपने सोने के भाव होते हैं वैसे रोज चेंज होते हैं। So water is chemicals- also involved, like in mixed design. The water cement ratio is preferably for any mixed design should be less than 0.5. Yeah, yeah. What is the scenario in this case? इसमें भी फ्रेंड्स लेस देन 0.5 ही रखना पड़ता है। वाटर सीमेंट वाटर टू मीन्स सॉल्यूशन टू फ्लाई ऐश रेशो। जैसे वाटर सीमेंट रेशो रहता है, इसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन टू फ्लाई ऐश रेशो रहता है, तो वो भी अराउंड 0.5 ही रहता है। बट अभी तक इसकी वर्केबिलिटी का बड़ा इशू पूरे वर्ल्ड में था, इस पे हमने बहुत काम किया और इसका सुपर प्लास्टिसाइजर हमने एक अलग से डेवलप किया और उसको हमने इंडियन और यूएस पेटेंट ग्रांट हो गया है। तो अब हम इसका एक सुपर प्लास्टिसाइजर अलग से है, बिकॉज इसकी केमिस्ट्री पूरी अलग है। ये सीमेंट केमिस्ट्री पे काम नहीं करता। इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर जो आपके फिनोलिक बेस्ड है वो काम नहीं करते हैं। इसमें डिफरेंट सुपर प्लास्टिसाइजर हमने डेवलप किया है और उससे हमने करीब 180 to 200 mm स्लम्प तक डेवलप कर लिया है। What is the IS code applicable for this? फ्रेंड्स अभी इसका IS कोड नहीं डेवलप हुआ है। स्टिल वी आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ IS कोड। ये अभी भी बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है फ्रेंड्स, लिमिटेशंस ये रहती है कि कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ फ्लैश नहीं मिलती। तो फ्लैश के हिसाब से हमारी मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें रखना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है कि So in absence of sir Indian standard Sorry. codes, what applicable codes are used for the testing and for lab purpose? फिलहाल जो भी एप्लीकेबल कोड्स हैं हम सीमेंट कंक्रीट के ही यूज कर रहे हैं। जैसे IS जो 516 है, IS 456 है, जो टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट जो है वो सिमिलर रेट ऑफ लोडिंग के हिसाब से टेस्ट कर रहे हैं। बट इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता होगा सर? मतलब जैसे इन सीमेंट वी से M15, M20, M25, M30, M35, हाउ डू वी क्लासिफाई दिस कंक्रीट? भी इसका भी नॉमेनक्लेचर सेम रहेगा, M25, M30, M40, M50। पर इससे अभी तक हमने मैक्सिमम आई हैव रीच्ड अप टू M80 कंक्रीट, बट जो कन्वेंशनल रोड एप्लीकेशंस के लिए M40 कंक्रीट इज नीडेड। यस, Okay. yeah. And the same curing period, same everything same as per concrete? नो फ्रेंड्स, इसमें क्यूरिंग पीरियड जो है वो पूरा डिपेंड करता है हीट क्यूरिंग मीन्स थर्मल क्यूरिंग पे। गर्मी के समय में हम इसको 7 दिन में, हमारी 14 दिन में करीब 70 से 80% स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर हमको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो हम प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स बना के इसको मैंने हीट क्यूरिंग देना पड़ती है ओवन में,
अगर हमको एम्बियंट एटमॉस्फेयर में डालना है तो मिनिमम 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है। ठंड के दिनों में अभी इसमें थोड़ा डिलेड सेटिंग आती है, तो इसलिए इट इज प्रिफरेबल कि ये गर्मी के दिनों में ये कंक्रीट डाली जाए। तो मैंने अभी इसका रोड का डेमोन्स्ट्रेशन जो किया था वो गर्मी में ही किया था। अभी मेरी आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से भी बात हुई है, और इन प्रिंसिपल दे अप्रूव्ड फॉर 1 किलोमीटर ट्रायल ऑन नेशनल हाईवे। What is the shelf life of this solution, sir? सॉल्यूशन की शेल्फ लाइफ, सॉल्यूशन की शेल्फ अलग से सॉल्यूशन बनाने की उसी समय बना सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में कुछ लोगों ने बोला था कि एक दिन पहले सॉल्यूशन बना के रखें, पर मेरा रिसर्च ये कहता है कि हम उसी समय सॉल्यूशन बना सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। And for transport, pardon, sir. For transportation purpose, as we use transit mixtures for transportation of concrete, Yeah, same 100%. can be used for this also. 100%। मैं अभी एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़ा अभी प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है CSIR से। मैं अपनी संस्था में एक इसका मिनी RMC प्लांट डाल रहा हूँ, और उसमें हम इसकी अपने जो ट्रांजिट व्हीकल से इसकी लीड वगैरह पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम बस इसकी जो बड़ी प्रॉब्लम थी वर्केबिलिटी की वो हमने सॉल्व कर ली है। तो इसका सुपर प्लास्टिसाइजर हमने डेवलप कर लिया है, तो नाउ वी कैन ट्रांसपोर्ट इट। मैंने करीब करीब आधे घंटे की लीड से ट्रांसपोर्ट किया है इसको एक बार, और इवन अप टू 200 mm स्लम्प मैंने कंक्रीट डेवलप कर लिया है। जी सर। सर ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज करने के लिए भी तैयार है ये? गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है। एक्चुअली मैंने IS कोड इसमें अभी नहीं है, तो ये जो गवर्नमेंट के जो SOR होते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट्स, उसमें भी अभी ये इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा, अभी जुड़ा नहीं होगा। इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम सर विद द हेल्प ऑफ CIDC और हमारे CSIR हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं कि इसको DSR और SOR में इंक्लूड करें। जी इसकी हमने प्रोसेस पूरी अपस्केल्ड कर ली है, क्योंकि मेरा इसका काम 2007 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ओके 19 साल से मैंने काम किया है मेरा, और इसकी हर जिसके एक एक जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, और प्लस जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, श्रिंकेज, थर्मल एक्सपांशन, इस पे सब पे काम कर लिया गया है। तो अब ये यू कैन से TRL 7-8 पे, दैट इज टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। अब ये बस समय SOR और DSR में इसका रेट एक बार आइटम आ जाए, तो फिर हमारी गवर्नमेंट में इसके लिए, और गवर्नमेंट इज अलाउइंग न्यू मटेरियल्स फॉर दी, बेसिकली अभी मैंने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रिकमेंड किया है। इसके बाद इवन मैंने अभी इसमें दिखाया नहीं आपको, मैंने इससे अपनी कैंपस में 8 कॉलम्स अभी डाले हैं पिछले जून में। जी, वही उनकी पूछना था स्ट्रेंथ कि भी अभी आपके प्रेजेंटेशन में दिख रहा था ये रोड कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, तो रोड में भी जो है अबटमेंट्स होते हैं और आपका रिटेनिंग वॉल्स हो गए, तो वहां पे ये यूज हो सकता है ये? हाँ, हो सकता है। बस मैंने फ्रेंड्स यही कहा ना, ट्रूली स्पीकिंग इसमें सिर्फ 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ओके वो क्या हुआ, फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत काम किया, लेकिन उनका एम्बिएंट टेम्परेचर न होने के कारण वहाँ वहाँ प्रोसेस में ओनली प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल पे वो लोग कर पाए। कुछ लोगों ने इस पे GGBS पे भी काम किया है, बट मेरी लैब में मैंने जो काम किया है 100% फ्लाई ऐश बेस्ड। इसमें हमने दूसरा कोई मटेरियल नहीं यूज किया है। सॉरी। मैंने अपनी लैब में एक बहुत बड़ा सेंटर स्टेब्लिश किया है, सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलीमरिक मटेरियल्स। और फ्रेंड्स, उसमें मैंने इसके अपस्केल्ड ट्रायल के लिए अराउंड एक बार में हम लोग
200 to 300 kg ऑफ वेस्ट मटेरियल को यूज कर सकते हैं। और अभी ये 1 साल के अंदर इसमें एक आरएमसी प्लांट हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। तो देन we will be able to tell all our engineer fraternity that now this full research has been completed, और उसमें मुझे आप सर लोगों का आपकी सपोर्ट लैब का चाहिए। डिटेल्स मिल सकता है सर? जी आपके आपने सर लैब का सर डिटेल्स इसमें मिल आपने सकता है, अपना हम विजिट करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा पहले से हमें बताया जाए जी, तो हम आप लोगों की विजिट प्लान कर लेंगे। भोपाल में है सर? सॉरी। so what is जी the scenario of market competition in this segment? सी, आपके आई competition? एम नॉट competing with cement concrete. It is a Yeah. only alternative material which can be used with as a alternative to cement। और कुछ हमें बल्क यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश इज अ सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि इस स्वच्छ टेक्नोलॉजी को सर भारत। आपने पेटेंट करा लिया है ये? ये मेरे सर इस पे 4 यूएस पेटेंट और 4 इंडियन पेटेंट ग्रांटेड है। ओके। मुझे 8 पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं। सॉरी। So you have a monopoly market आगे going forward you'll have a monopoly market until and unless somebody else comes into this या technology. तो और फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसमें 83% कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन है। और इसमें अगर हमारे पास टेम्परेचर है और तो हम एक तो इसका लेइंग बहुत यानी इसकी स्ट्रेंथ जो है हाफ हाफ टाइम में आ जाती है। दूसरा इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इज 20% हायर देन दी सीमेंट कंक्रीट ऑफ सिमिलर ग्रेड। तो इसका हम वी कैन रिड्यूस दिस सेक्शन ऑफ द रोड। अगर 250 mm का सेक्शन डाल रहे हैं तो हम 200 mm में काम कर सकते हैं। और ये प्री कास्ट प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं सबसे चाहूंगा बिकॉज देखो मैं तो अलोन, जिसको कहते हैं ना प्रेस में बोलते हैं कि अकेला चराग बाढ़ भी जो छोड़ सकता। तो आई नीड सपोर्ट ऑफ अवर ऑल फ्रेटर्निटी, इंजीनियर फ्रेटर्निटी। Sir, तो आप लोग the casted structure is reacting in rainy or winter season? After casting, you are casting a structure, so how it react in rain? How it impact on strength? विंटर सीजन में थोड़ा डिलेड सेटिंग होता है, बट ट्रूली स्पीकिंग इसमें जितनी जल्दी पानी उड़ेगा उतनी जल्दी स्ट्रेंथ आएगी। सर, तो कास्टिंग करने के बाद में हमने समर में कास्ट किया तो बारिश हुआ या विंटर हुआ तो उस टाइम में क्या उसकी स्ट्रेंथ में इम्पैक्ट पड़ेगा या वो फिर भी गेन नहीं होती रहेगी? सर, इट इज अ साइकिल ऑफ ओनली 14 days। एक बार अगर उसमें स्ट्रेंथ आ गई तो मैंने 2014 में अपने यहाँ जो रोड डाली थी उसको मैंने आज 2026 तक पर मंथ मैंने उसको वॉच किया है। आप मानेंगे नहीं, पर ईयर उसकी 0.2 0.3 MPa स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। So और sir, अभी जो स्ट्रेंथ मात्र 150 mm की थिकनेस का रोड है, यू वोंट बिलीव। एक बार उसमें एक पाइप डालने की बात हुई थी, ब्रेकर वाले को 2 दिन लगे थे वो 3.75 मीटर को कट करने में। That's तो very कोई वैक्यूम good. स्ट्रॉन्ग डिवॉटरिंग बॉन्ड है। सर वैक्यूम डिवॉटरिंग सिस्टम एप्लीकेबल है इसमें? इस पे मैट्स लग सकते हैं? कर सकते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया है, पर वैक्यूम डी वाटरिंग कर सकते हैं। आ, इसका कुछ रिएक्शन इस टाइप का है कि पहले इसमें पानी डाल के हम जो भी सॉल्यूशन मिक्स करके जब कंक्रीट डेवलप करते हैं उसके बाद इसमें से थोड़ा सा रिएक्शन के बाद पानी थोड़ा रिलीज होता है। तो वो पानी जो है अगर हम वैक्यूम डी वाटरिंग कर लेंगे तो वो बहुत जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। मैंने किया नहीं लाइक है, लाइक पर आप कर सकते हैं।
और मैंने ये जो लिंक किया था एम्स भोपाल में, उसमें CPWD की हेल्प ली थी। और मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ MP PWD से भी अभी मीटिंग प्रपोज है, तो हम चाहेंगे कि वो भी थोड़ा हमारा सपोर्ट करें, सो दैट वी कैन। तो ये सारे सर सारे सर रोड्स ये सारे रीइंफोर्स्ड रोड्स थे, पेवमेंट थे आपके या नॉर्मल? सॉरी, These the pavements were रीइंफोर्समेंट डाल reinforced or सकते हैं। normal? सी मैंने अभी इसका एक नया वर्जन भी किया है, दैट इज रोलर कॉम्पैक्टेड जियोपॉलीमर कंक्रीट। उसमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है, मिनिमम रिफोर्समेंट हम डाल सकते हैं इसमें। एम्स के रोड में हमने रीइंफोर्समेंट डाला था, और एक बहुत बड़ा फाइंडिंग है, बिकॉज ऑफ आई एम सॉरी, because of alkaline activators, rate of corrosion of this reinforcement is reduced. Okay. कोटिंग आ जाती है तो reinforcement में जो अपन हर समय बोलते हैं ना कि जंग लग गई, हाँ तो जी। रेट ऑफ कोरोजन कम हो जाता है। तो एक ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है। तो फ्यूचर में अगर हम इसमें रिइंफोर्समेंट डालते हैं तो उससे उसका लाइफ ऑफ द रिइंफोर्समेंट बढ़ जाता है। अगर आप अलाउ करें तो मैं दूसरा रेडिएशन शील्डिंग का उद्बोधन चालू करूं। Yes, sir. Yes, yes. मुझे 2 मिनट का समय दे। Right. फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पर मैं कमिट कर चुका था सर को, तो मैंने कहा कि आई शुड नॉट टेक दैट चांस। नहीं सर, it's perfectly okay and uh, you are नितिन, conducting और it, भी that एक बार, itself shows अगर your अगर जब थोड़ा और आप लोग समय देंगे तो एक बार और मैं इसका उद्बोधन दे दूंगा। फ्रेंड्स, ये एक इनोवेटिव कंक्रीट मैंने डेवलप किया है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये इसका रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट का ये मार्केट जो है वो बहुत लिमिटेड है, बट ये स्पेशलाइज्ड कंक्रीट है फॉर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, रेडिएशन शील्डिंग क्या होती है? रेडिएशन शील्डिंग मैंने हम किसी चीज को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई बैरियर लगाना पड़ता है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में अगर एक्सरे, अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन, एक्चुअली अल्फा बीटा के बाद एक्सरे बनती है। अगर हम एक्सरे अल्फा की बात करें तो हम एक यू कैन से हमारे हाथ से हम अल्फा को रोक सकते हैं। बीटा जो है वो हाथ से या पेपर से अल्फा रुक जाता है, लेकिन बीटा जो है वो एल्यूमिनियम शीट से रुकता है, लेकिन एक्सरे और गामा रेस ये सिर्फ एंड सिर्फ लेड से रुकती है।
और फ्रेंड्स ये लेड जो होता है वो हैंडलिंग ऑफ लेड इज वेरी हैजार्डस। ये क्या होता है कि लेड जो होता है ये कार्सिनोजेनिक होता है। इसको अगर आप हैंडल करते हैं और गलती से ये आपके हाथ से अंदर चला जाए तो कैंसर हो सकता है। सॉरी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो लेड और न्यूट्रॉन, इसके बाद जो बीटा के बाद एक्सरे बनती है, एक्सरे डायरेक्ट नहीं निकलती, एक्सरे को बनाया जाता है और एक्सरे का बड़ा भाई यू के से दैट इज कॉल्ड गामा। तो गामा और न्यूट्रॉन ये फ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं उससे गामा रेस निकलती हैं। तो जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर से जैसे कैंसर की थेरेपी जहाँ होती है वहाँ गामा सोर्स यूज करते हैं। दैट गामा पर्टिकुलर सोर्स इज इमिटिंग गामा सोर्स, गामा रेस एंड फ्यूजन जहाँ होता है वहाँ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। इसको एक ही चीज रोक सकती है दुनिया की, वो है कंक्रीट। गामा को रोकने के लिए कंक्रीट में हैवी डेंसिटी होना चाहिए और न्यूट्रॉन को रोकने के लिए हाइड्रोजन आयन चाहिए। हाइड्रोजन आयन नहीं होगा तो न्यूट्रॉन रुकती नहीं है। ये अगर अपन पूरा सीनरियो देखें इंडिया पूरे वर्ल्ड का, तो अभी इंडिया जो है नीचे से 4th स्थान पे है। यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया, जापान, कोरिया, देन इंडिया, कनाडा, यूके एंड यूक्रेन। अब आप देखिए हमारे पास मात्र 23 रिएक्टर्स हैं और आप अगर यूएसए को देखें तो 93 रिएक्टर्स हैं उनके पास। फ्रेंड्स अगर आप इसमें देखें एक मिनट, आप ये देखें तो अपना इंडिया में देखिए वेरी लो शेयर इन न्यूक्लियर एनर्जी 3.1% की 62%। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्थिति अभी ये है। अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रही है। इंडिया इज प्लानिंग ह्यूज इंक्रीज इन न्यूक्लियर पावर। हमारे एमपी में 2 प्लांट आ रहे हैं, चुटका और भीमपुर में। अब आप देखिए पूरी इंडिया की मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये के थ्रू दूं। अभी हमारे पास 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 23 रिएक्टर्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट नए बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है और 11 रिएक्टर्स विथ 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट में 11 रिएक्टर्स आएंगे। अब इन सबको बनाने के लिए अगर रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट चाहिए तो हैवी डेंसिटी रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट लगती है और ये हैवी डेंसिटी रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट हेमेटाइट और एज ए एग्रीगेट यूज करके बनती है। फ्रेंड्स हेमेटाइट और जो होता है वो आयरन एक्सट्रैक्शन के काम आता है। इसको बनाने के लिए 2.1 मिलियन टन्स ऑफ हेमेटाइट ओर की डिमांड है।
नए रिएक्टर्स बनाने के लिए। और कितनी हैवी डेंसिटी कंक्रीट चाहिए? 1.17 मिलियन मीटर क्यूब। 1.17 मिलियन मीटर क्यूब। फ्रेंड्स, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि ये जो हेमेटाइट ओर है, ये हमें आसानी से नहीं मिलता, जिसको हम यूज करके और इसी की रेत, इसी का एग्रीगेट दोनों लगाते हैं। कन्वेंशनली पूरा ये जो है ये इसी से बनता है, हेमेटाइट ओर से। और अभी जो कुछ सीमेंट मैट्रिक्स में यूज किया जाता है वो हेमेटाइट ओर से यूज करा जाता है। अब हमने एक नया काम किया है, ये बाद में मैं आपको इसकी डिटेल्स में जाऊंगा। इसके लिए मैंने एक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रेड मड। ये रेड मड फ्रेंड्स जो है, सॉरी, ये सॉरी, इंडिया में 9 से 10 मिलियन टन ऑफ रेड मड जनरेट होता है। टन एल्यूमिना बनता है तो एक करीब 1.5 से 1.25 टन रेड मड जनरेट होता है। इंडिया में जो है वो करीब 9 से 10 मिलियन टन ऑफ रेड मड बनता है। इंडिया में 8 पावर प्लांट थे, उसमें से 6 अभी क्लोज हो गए, 2 क्लोज हो गए। 6 पावर प्लांट चल रहे हैं और करीब करीब 10.43 मिलियन टन ऑफ रेड मड हम लोग जनरेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं करीब करीब 15 टन रेड मड अपने यहाँ लेके आया। उसको जब हमने एनालाइज किया तो हमने पाया कि उसमें आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड है। फ्रेंड्स, इसको मैंने इनकैश किया और इससे मैंने रेड मड से सिंथेटिक एग्रीगेट डेवलप किए हैं। और ये सिंथेटिक एग्रीगेट जो है 4.12 डेंसिटी के हैं, जबकि हमारा जो बेसाल्टिक एग्रीगेट होता है वो हार्डली 2.4 डेंसिटी का होता है। और ये एग्रीगेट जो है ये गामा रेस शील्डिंग के काम के लिए डेवलप किए गए हैं। इसको जब हमने एग्रीगेट को डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज से टेस्ट किया तो ये हेमेटाइट और एग्रीगेट से बेटर पाए गए। इसके इम्पैक्ट वैल्यू यू कैन सी 3% कम है। इसकी क्रशिंग वैल्यू भी कम है और इसकी एब्रेशन वैल्यू भी तो 3%, 2 से 3% कम है। अब आप देखिए, जितनी कम वैल्यू उतना अच्छा एग्रीगेट, तो इट इज बेटर देन हेमेटाइट और बेस्ड एग्रीगेट। अब इससे हमने सीमेंट बेस्ड कंक्रीट डेवलप किया और इसको हमने, इसकी स्ट्रेंथ जो है मोर देन 35 MPa। फ्रेंड्स, इस कंक्रीट को सबसे पहले एक्सरे के लिए टेस्ट किया गया और फिर एक्सरे करने के बाद में एक्सरे में जब देखा इसको तो हमारा बेसाल्टिक एग्रीगेट कंक्रीट है, उसमें से एक्सरे पास हो गई, बट इस कंक्रीट में से बिल्कुल पूरी तरह से वाइट आ गया। इसके बाद हमने इस कंक्रीट के स्लैब्स को बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में टेस्ट किया
Friends, it is a very typical test being carried out at BARC मुंबई। ये टेस्ट के लिए हमें BARC में ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है। एक स्लैब का वेट 30 to 32 kg होता है। 80 स्लैब लेके मैं 3 मंजिल नीचे गए थे हम लोग। वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। वहाँ हमने लीनियर एक्सेलरेटर्स और गामा सोर्स के सामने इसको टेस्ट किया। इस तरह से टेस्ट किया हम लोगों ने और ये रिजल्ट्स थे। अब आप देख सकते हैं सीमेंट कंक्रीट विथ सिंपल अपने बेसाल्टिक एग्रीगेट जो है वो उसमें एक्सरे पास हो गई और बाकी जितने हमारे हेमेटाइट और हमारे थे उसमें एक्सरे नहीं पास हुई। फ्रेंड्स, इसको हमने सीजियम 137 कोबाल्ट 60 के लिए टेस्ट किया और ये टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं BARC मुंबई की। सीजियम 137 और कोबाल्ट 60 के लिए टेस्ट किया और इन नटशेल आई विल टेल यू ये इसकी हमारी जो रोकने की क्षमता इस एग्रीगेट के साथ में वो 10 से 12% हाई आई। फ्रेंड्स, ये कंक्रीट की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड, दिस इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय वेस्ट मटेरियल से हमने रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट डेवलप की है और इसके लिए एक बहुत बड़ा सेंटर स्टेब्लिश किया है भोपाल में। और ये पर्टिकुलर सेंटर को हमारे देश के द देन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन ने आके सेंटर का इनॉग्रेशन किया था 13 मार्च 2021 को। ये उसी समय के फोटोग्राफ्स हैं और ये सेंटर का नाम दिया था सेंटर फॉर एडवांस रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलीमरिक मटेरियल्स। फ्रेंड्स, ये सेंटर जो है स्ट्रेटेजिक सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, सोसाइटल सेक्टर और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे काम करता है। जब आप लोग पहले से बता दें तो हम इसमें आपको आने की के लिए परमिशन हो जाती है। आप देखिए ये कंक्रीट जो मैंने डेवलप की है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर वेपन स्टोरेजेस, न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेजेस, bunkers for defense, missile launching pad, airfield runway, medical diagnostic center for CT scanner rooms, radiological and cancer therapy, roads and environmental conservation means bulk utilization of industrial waste for making these materials. Friends, हम लोग काम कर रहे हैं। I am also working on solid powder from geopolymeric binder. रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट लगाने जा रहे हैं। इंस्टेंट कंक्रीट फॉर रोड रिपेयर भी डेवलप हो चुका है। दिस पर्टिकुलर कंक्रीट कैन बी यूज्ड फॉर ब्लास्ट रेजिस्टेंट कंक्रीट फॉर बंकर्स, जिस पे भी काम चल रहा है, एंड ए इनोवेटिव मटेरियल फॉर थर्मल रेजिस्टेंट कंक्रीट फॉर मिसाइल लॉन्चिंग पैड। एक अलग से काम चल रहा है जो हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर हम ये कंक्रीट डेवलप करके दे देंगे। इसकी डिमांड हमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने की है। इवन प्री स्ट्रेस कंक्रीट फॉर रेलवे स्लीपर के लिए भी ISRO से बात हो रही है।
सो मुझे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू विजिट दिस पर्टिकुलर Center for Advanced Radiation Chilling and Geopolymeric Materials, which I am heading at CSIR MP Bhopal. So, friends, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं. I am available. Sir, this concrete, what temperature have to be mentioned during the pouring? ये पर्टिकुलर कंक्रीट को जैसे आपकी जो हेमेटाइट ओर बेस कंक्रीट रहती है उसी एम्बिएंट टेम्परेचर पे ही पोर किया जाता है. ये हेवी डेंसिटी कंक्रीट है. जनरली पूरे वर्ल्ड वाइड हेवी डेंसिटी कंक्रीट जो है वो लेड हेमेटाइट ओर एज ए एग्रीगेट एंड इसकी सैंड एज ए हेवी सैंड को यूज करके इसमें लेड शॉर्ट्स डालते हैं, आयरन शॉर्ट्स डालते हैं और उसको पोर करते हैं. इसकी वर्केबिलिटी मेंटेन करने के लिए जनरली सीमेंट कंक्रीट रहता है तो सेम सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं. बट ड्यू टू हैवी डेंसिटी एग्रीगेट इसकी लेइंग थोड़ी सी स्पेशलाइज रहती है बिकॉज इसमें सेग्रीगेशन हो जाता है. तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में अभी आज की तारीख में दो बड़ी बड़ी कंपनीज मेनली काम कर रही है, SCC और L&T. यही लोग इसका मेनली इसको लेइंग करते हैं हेवी डेंसिटी कंक्रीट. तो मैंने सिर्फ इसमें चेंज क्या किया है, हेमेटाइट और एग्रीगेट को मैंने एज ए रिप्लेस करके रेडमड बेस सिंथेटिक एग्रीगेट से रिप्लेस किया है. NPCIL की डिमांड थी कि क्या आप हमें कोई एक नया एग्रीगेट दे सकते हैं. मैंने NPCIL के साथ काम किया. मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में बोर्ड ऑफ रिसर्च एंड न्यूक्लियर साइंसेस BRNS के साथ काम करके ये डेवलप किया और फिर मैंने इसको अपस्केल किया टू द ट्यून ऑफ अराउंड 200 to 300 kg पर साइकिल. अब ये टेक्नोलॉजी भी मेरे पास रेडी है. जो एंटरप्रेन्योर्स या कोई बड़ी इंडस्ट्री इसको लेना चाहते हैं, अभी हमारे पास दो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं. एक आई है प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, उनने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है. और एक अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ कैरियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ के CMD आए थे, उनने भी इसमें इंटरेस्ट शो किया है. मेनली इसमें रेडमड का यूटिलाइजेशन है एग्रीगेट डेवलपमेंट में. तो रेडमड इंडस्ट्रीज जो है वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनके कोई ऑफिसर्स इस फोरम में हैं तो दे शुड कम फॉरवर्ड टू टेक दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. और बताइए सर, एनी क्वेश्चंस? Any questions? So this Redmond aggregate is a processed aggregate. हाँ, ये जो सर मैंने डेवलप किया है वो सिंथेटिक एग्रीगेट बनाया है रेडमड से. So इसको does it have any heat input? Yeah, it needs heat input. ये एक्चुअली हाई टेम्परेचर पे बनाए हुए हैं बिकॉज इसको हैवी डेंसिटी बनाने के लिए हमें एक ऑप्टिमाइज टेम्परेचर करना पड़ा, which इसमें रेडमड इज ऑलरेडी हैविंग आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड. उसमें हमको कुछ अपने एडिटिव्स मिलाने पड़े, उसको भी हमने पेटेंट किया है और उसके बाद हमने उसकी प्रोसेस पेटेंट की है. तो और अपस्केल्ड लेवल में करीब मैंने 4 से 5 टन एग्रीगेट डेवलप किया अपने यहाँ. और ये प्रोसेस सेमी पायलट प्लांट लेवल की तैयार है
और एक और ऑफशूट है कि ये अगर इन केस हमें हाई डेंसिटी किसी कारणवश प्रोसेस में लीक हो जाता है, तो देन दैट पर्टिकुलर एग्रीगेट कैन बी यूज फॉर नॉर्मल कंक्रीट आल्सो. How does the cost compare? How does the cost compare compared to the hematite? हेमेटाइट सर, एक्चुअली डायरेक्ट हेमेटाइट बेस्ड कंक्रीट मैं आपको डायरेक्ट हेमेटाइट से नहीं कंपेयर करूंगा. मेरी जो एनपीसीआईएल मुंबई और इन लोगों से जो बात हुई है, Mhm. 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट हम लोग जो अभी अपना जो सीमेंट कंक्रीट हम बेसाल्टिक एग्रीगेट से बनाते हैं, वो जनरली हमें 6 से 8 हजार रुपए पर क्यूबिक मीटर मिलता है. ये लेकिन हेमेटाइट ओर बेस्ड कंक्रीट जो होता है वो एनपीसीआईएल को 35 से 45 हजार पर मीटर क्यूब के हिसाब से मिलता है. इट्स ए स्पेशलाइज्ड कंक्रीट. उसके अंदर वो लेड शॉट्स भी डालते हैं, आयरन शॉट्स भी डालते हैं. जी एज कंपेयर टू हेमेटाइट ओर बेस्ड कंक्रीट, ये कंक्रीट अराउंड अभी लैब लेवल पे 10 से 15% हमें महंगा बना. बट इसकी जब अप स्केल इंडस्ट्रियल ट्रायल होएगा तो वी कैन मेक इट अप टू एट पार विद दी hematite concrete. हेमेटाइट और बेस कंक्रीट. अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, उनको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में वो पैसा नहीं देखते. उनको प्रॉब्लम रहती है गामा गामा रेस बाहर नहीं आना चाहिए इन एट एनी कॉस्ट. और अभी हमारे इंडिया में वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ हेमेटाइट और रह गया है. फ्रेंड्स, अभी आपको मैं जैसे सीमेंट के बारे में भी बताऊं, अगले 50 साल ओनली वी हैव ए स्टोर ऑफ 50 years फॉर आवर सीमेंट प्रोडक्शन. ऐसे ही हेमेटाइट और ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया में 10 से 15 साल और है. अदरवाइज हमारे को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इतने बनाने हैं, उनकी कंक्रीट रिक्वायरमेंट इतनी हाई है कि दे हैव टू गो फॉर एनी अल्टरनेटिव मटेरियल. जहां जो हमारा जो वॉल होती है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की वॉल होती है जिसके अंदर फिजन फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, उसमें 3 मीटर की वॉल होती है वो, और हेवी डेंसिटी कंक्रीट की बनाई जाती है. कंक्रीट की डेंसिटी नॉट लेस देन 3.5. उसके बाद भी अगर गलती से कोई श्रिंकेज हो गया या थर्मल एक्सपांशन हो गया और हेयर लाइन क्रैक भी आ गया, तो सर गामा रेस बाहर आ जाती. तो दे नीड टू गो फॉर ए हेवी डेंसिटी कंक्रीट विद अ वेरी बेस्ट कॉम्पेक्शन. इसलिए उनकी एक डिमांड थी एनपीसीआईएल की कि सर प्लीज गिव अस ए अल्टरनेटिव फॉर दैट. तो मैंने इस पे करीब 2012 से काम किया. मैंने ये प्रोसेस अब यू कैन विटनेस. कभी आइए भोपाल. मेरे पास बार्क से पूरे करीब एक टीम ऑफ बार्क लास्ट ईयर एक पूरी बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नाउ, बिकॉज ये पर्टिकुलर अप स्केलिंग मैंने डीएसटी के साथ करी थी. So now DA chairman is interested in going for this. तो हमारे पास not only nuclear installation, any strategic location जहाँ बंकर्स बनते हैं, जहाँ हमारे बहुत हाई सिक्योरिटी एरियाज हैं, जहाँ हमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स का थ्रेट हो सकता है, वहाँ के कंस्ट्रक्शन में ये एग्रीगेट काम आएगा. मैं एज ए साइंटिस्ट मैंने अपनी सेमी पायलट पावर प्लांट लेवल तक डेवलप कर दिया. अब नाउ इंडस्ट्रियल इंटरवेंशन इज नीडेड टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रायल. जब इंडस्ट्रियल ट्रायल में बन करके आएगा तब उसके बाद हम इसको बड़े लेवल में डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे. आई एम ट्राइंग कि इनके
न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के अंदर कहीं इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए। आई मीन वर्ड विथ AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, NPCIL एंड BRC मुंबई, बिकॉज ये सभी लोग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरा स्वास्थ्य अच्छे होने के कारण मेरी वोकल अभी आप बहुत अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ। Sir, do we have any calculation for red mud requirement per cubic meter of geopolymer concrete? नहीं सर, ये जियोपॉलीमर Roughly, कंक्रीट के लिए रेड मड नहीं यूज की मैंने। some synthetic रेड aggregate you मड told, से मैंने एग्रीगेट डेवलप किए और सीमेंट मैट्रिक्स में मैंने ये टेस्ट किया। अच्छा, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। आ, इसी मैट्रिक्स के लिए मैंने सीमेंट फ्री मैट्रिक्स भी यूज करके और एक बार पूरा प्रोजेक्ट करके और बार्क में अगेन टेस्ट किया है। तो सीमेंट फ्री मैट्रिक्स इज बेटर देन सीमेंट मैट्रिक्स फॉर रेडिएशन शील्डिंग। उसके लिए अलग से एक दिन आपको उद्बोधन दूंगा। तो रेडमड जो है, एक रफ कैलकुलेशन में बता रहा हूं आपको, 1 टन एग्रीगेट बनाने के लिए अराउंड यू कैन से 50% में दो से 2.5 टन रेडमड लगती है। इट्स अ वेस्ट मटेरियल। पिछले 50 साल से रेडमड हम लोग थ्रो कर रहे हैं और इट्स अ वेरी बिग न्यूसेंस फॉर एल्यूमिना प्लांट्स। अभी उस पर बहुत काम हो रहा है। कुछ लोग उसमें से रेयर अर्थ निकाल रहे हैं, कुछ लोग उसमें से डिफरेंट आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रोसेस बहुत महंगी है। पर ये मैंने एक इनोवेटिव वर्क किया था फॉर बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेस। सर जी सर। तो और कोई क्वेश्चन हो तो बता। yeah, if possible, please show the slide showing the composition on the geopolymer concrete. इससे बताऊं? Composition of this geopolymer concrete. कंपोजिशन Components like a cement aggregate like this in the normal concrete, the same way for the geopolymer, what are all the materials involved? मटेरियल से इसमें बेसिकली सर फ्लैश लगता है, एनी सिलिको एल्यूमिनस मटेरियल, नॉट ओनली फ्लैश। जिस मटेरियल में सिलिका एल्यूमिना दोनों हो, फ्लैश, रेड मड, इवन GGBS, राइजर्स कैश, किसी से भी बना सकते हैं, पर मैंने फ्लैश से बनाया है। फ्लैश मैंने एग्रीगेट लगेंगे, जैसे आपके सैंड और कोर्स एग्रीगेट लगते हैं, वो तो लगते ही हैं, बिकॉज ओनली सीमेंट की जगह फ्लैश और वाटर की जगह एक्टिवेटेड सॉल्यूशन, उसमें एक दो या 3 अलग अलग एक्टिवेटर्स होते हैं, उसको मिक्स करते हैं और उसकी मोलरिटी के हिसाब से हमको डेवलप करना पड़ता है। जितनी ज्यादा मोलरिटी रखेंगे उतना ज्यादा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनता है। सर एनी क्वेश्चन सर? So, is there any particular range of size of the aggregates, Yeah. which is applicable, जो applicable हो सकता है यहाँ पे? जैसे large होता 5 mm, 20 mm, 40 mm और minus 40 yeah. See, maximum 40 maximum we can go in geopolymer concrete up to 40 mm.
आई सी। वो मिक्स मिक्स डिजाइन जैसा अपना सीमेंट कंक्रीट में होता है, वैसे ही हम उसको ट्रायल मिक्स डिजाइन कर सकते हैं। मिनिमम यू कैन से लेस देन, मैंने रोलर कॉम्पैक्टेड जियोपॉलीमर कंक्रीट यूज किया उसमें। मेरे कलीग हमारे आई सी। हमारे मेरे साथ ये पूरा काम जो है वो मेरे सीनियर कलीग हैं डॉक्टर आर के चौहान, वो भी जुड़े हुए हैं इस पर्टिकुलर उसमें। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनकी पूरे काम में उनने मेरा जो पूरा जो आज तक का काम हुआ मेरा 2007 से हम लोगों ने साथ में काम किया। और मैं उनको भी कहूँगा कि एक दो शब्द कहें इस कंक्रीट के बारे में। आपका माइक का वो है, म्यूट है। चौहान साहब आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है आपका, कैमरा दिख रहा है। हाँ अभी पहुंच रहा है। हाँ, आ रहा है। जी 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 जी, नमस्कार मनीष सर, और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन और लोगों को एलोबरेट किया आपने, और सर लोगों ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन और इंटरेस्ट लिया इसलिए क्वेश्चन आए। और ये ऐसे इंटरेस्ट लेने सभी इंजीनियर, आपने कहा कि फ्रेटर्निटी आप ऑल ओवर दी इंडिया अगर इंटरेस्ट लेंगे तो और आगे बढ़ेगा अपना ये सब काम, जी जी और लोगों के और स्टूडेंट के एज वेल एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सभी के काम आएगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने। मैं ये और आप सबको शेयर करूं कि ये मेरी पूरा डेवलपमेंट जो हुआ है वो हमारे आर के चौहान साहब के साथ पूरा उनके ही गाइडेंस में हुआ है। और आपने मेरे को आज हम लोगों ने एक एक स्लैब जो है बार्क में मुंबई में वो पूरा हमने सेट सर के साथ जाके टेस्ट किया था। और रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट की जो अटेन्यूएशन फैक्टर आया है उसके लिए अभी हमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बहुत बड़ा एक अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आर के चौहान साहब का। और दूसरा सर जो अभी हमने एम्स में रोड डाली, भोपाल के अपनी परिसर में रोड डाली, और इससे हमने अभी एक ये भी किया है, हमने रोलर कॉम्पैक्टेड जियोपॉलीमर कंक्रीट की रोड डाली है। वो नेक्स्ट उद्बोधन में मैं इस जरूर वो रोड को भी आपको दिखाऊंगा कि हमने जो इससे डाली है। मैं डॉक्टर जे.एस. चौहान साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। ने मुझे बहुत मेंटरशिप दी है इसमें। और खासकर प्रोफेसर डॉक्टर पी.आर. स्वरूप साहब, जिनके ही आज उनके मार्गदर्शन में ये मैं उद्बोधन दे पा रहा हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और युवराज जी, अगर आप सबके क्वेश्चंस हो गए हो तो कैन वी क्लोज दिस पर्टिकुलर सेशन? सर, आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी कांटेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में शेयर कर दें, ताकि जो भी सहयोगी इंजीनियर्स हैं अगर आपके लैब को विजिट करना चाहें तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। जी, मैं मेरा जो उद्बोधन अभी शेयर कर रहा था, अगर वो मैं एक बार शेयर करूं। रख दो। ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, ये आप देख सकते हैं। बस ठीक है। ये मैं एक मिनट इस कांटेक्ट डिटेल्स को ये देखिए, ये मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? रोक लो सर, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है? ले आया वो आज सब पपीता ने कल दुकान पे रखाया था। चौहान साहब आपका वो माइक म्यूट कर लीजिए। जी चौहान साहब आपका माइक म्यूट कर लीजिए। सर, आप लोगों को ये मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? दिख रहा है सर, सभी को दिख रहा है। ये आप फोटो ले सकते हैं
इसमें पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया है मैंने, अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड माय डेजिग्नेशन। और मैं ये अपना पूरा डिटेल्स युवराज जी को भी शेयर कर देता हूँ। तो युवराज जी से रिक्वेस्ट है कि वो EIC का जो भी आपका जो फोरम है उसमें एक कांटेक्ट डिटेल्स डाल दें। जरूर सर, मैं सभी को शेयर कर दूंगा। जी प्लीज, ये मेरा कांटेक्ट ये डिटेल्स। पीपीटी का कॉपी एक तो मिल सकता है, आएगा पीपीटी का। पीपीटी सर, पीपीटी मांग नहीं रहे सर, हैं। प्लीज। इसके लिए वो क्या है कि हम लोग थोड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस वगैरह के लिए काम करते हैं ना, अच्छा तो अच्छा। वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि ये आप लोग जो मैं से पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, क्योंकि हम लोगों को एक खासकर जब बार्क के साथ काम किया तो एक वो उनने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हम देश के लिए अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हम रिस्ट्रिक्ट करना है सर। तो मैं इस उद्बोधन को समाप्त करूं, अगर आप सब लोग अलाउ करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई एम सो सॉरी कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण मैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी चांस देंगे तो आई एम रेडी टू डू इट। तो कोई बात नहीं सर, ट्रेलर ऐसी होता है, पूरी मूवी देखने आपके पास आना पड़ेगा हमको। जी जी जी, बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैं सर। एड्रेस पे आता हूँ। मैं अपना ये स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। थैंक यू सर। आपका स्वास्थ्य की समस्या के होने के बावजूद भी आपने बहुत ही अ, आधुनिक तकनीकों के बारे में जी जी इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी को अवगत कराया। जी जी बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद आपका सर। जी सर, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। जय हिंद सर। जय ओके, हिंद। थैंक यू सर। युवराज थैंक जी, यू। एक और आप लोगों के भी कांटेक्ट मुझे शेयर करेंगे सो दैट मैं भी उनको आप समय समय पे कांटेक्ट कर पाऊँ। जी सर जरूर, मैं आपको सारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आपके साथ साझा कर दूंगा। जी 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 सर, जी सर। और कन्वे माय रिगार्ड्स टू डॉक्टर PR स्वरूप। जरूर सर। स्वरूप सर को मेरा रिगार्ड्स कहिए। जी जी, जी, स्वरूप साहब थैंक एक जरूरी मीटिंग के कारण यू। जी वो ज्वाइन नहीं कर पाए। जी जी, कोई बात नहीं। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नहीं, यू लोग चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आपका। नमस्कार सर। बहुत 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 धन्यवाद सर। आज बहुत मेरा बहुत। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हाँ फिर भी इसलिए आपने अच्छा नहीं कर दिया बोल सर। पाया। हाँ नहीं नहीं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इसके लिए। धन्यवाद। चलो मंडे